अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए इस मेंस की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ, ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो जाता है। कौन कौन से प्रश्न हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने कहा था आपसे कि धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज हम करते हुए जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है और कहाँ से होती है शुरुआत। आज मैंने इसमें कुछ प्रश्न इधर-उधर से भी डाले हैं, जैसे यूपी पीसीएस के प्रश्न भी मैंने कुछ इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, जैसे कि मैंने सीडीएस के प्रश्न भी कुछ इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, कुछ हैफकेट के या एसी के प्रश्न भी डाले हैं, ताकि आप वेरियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर्स को समझ सकें और वहां से भी क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं उन चीजों को भी समझ सकें। आज की तरह The continent through which both the Tropic of Cancer and Capricorn passes is, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास होती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे ये पूरी दुनिया हो गई। और अगर हम दुनिया में बात करें तो जो रेखा इस दुनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर बना देती है और एक साउथ हेमिस्फीयर बना देती है, इसी को क्या कहा जाता है। इसी को प्यारे साथियों ट्रॉपिक ऑफ, इसी को इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य पृथ्वी और पृथ्वी के मध्य से निकलने वाली भूमध्य रेखा, ये आप सभी को पता है। ये हो गई 0 डिग्री। और इसके बाद जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होती है उसी को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो साउथ होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा के नाम से इनको जाना जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सारी की सारी रेखाएं निकलती हैं। तो देखिए जरा, ये कौन सा कॉन्टिनेंट नजर आ रहा है आपको? ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये नजर आ रहा होगा, और इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? इस कॉन्टिनेंट को आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप वो महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी है, वो कौन सी नदी है जो इक्वेटर को काटती है। तो इक्वेटर को काटने वाली नदी का नाम बताइए। कोंगो जायरे, ठीक है ना। इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, तो वो हो जाती है आपकी यहाँ पर कोंगो जायरे। कोंगो जायरे वो रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, 2 बार कट करती है। तो आंसर फिलहाल के हिसाब से हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट आ गया? प्यारे साथियों, फिलहाल के हिसाब से हमारा जो कॉन्टिनेंट आ गया वो आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जहां से निकलती हो, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जहां से निकलती हो। इस हिसाब से हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका। प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। 3-4 कॉन्टिनेंट दे देगा आपसे और पूछेगा इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सीक्वेंस में लगाओ, कम से ज्यादा एरिया की तरफ लगाओ, ज्यादा से कम की तरफ लगाओ। तो हम सारी कॉन्टिनेंट को देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है जो पहले नंबर पर आता है उसे, उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? उस कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया। अगर दूसरे नंबर पर आने वाले कॉन्टिनेंट की मैं बात करूं तो उसे कहा जाता है अफ्रीका। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आपका एशिया। एशिया के बाद में जो दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है उसे कहते हैं हम अफ्रीका। तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट हो जाता है नॉर्थ अमेरिका। चौथा बड़ा कॉन्टिनेंट हो जाता है साउथ अमेरिका। ये तीसरे नंबर पर आता है, ये आपका चौथे नंबर पर आता है। इसके बाद पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका आता है, छठवें नंबर पर यूरोप आता है, सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। लिख लीजिए फटाफट से। पहले पर एशिया आया, दूसरे पर अफ्रीका आया, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका आया, चौथे पर दक्षिण अमेरिका आया, पांचवें पर अंटार्कटिका आया, छठवें पर यूरोप आया और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है इस दुनिया का। तो क्या लिखेंगे? कौन कौन सा लिखा आपने? आपने दूसरा लिखा। तीसरे पे लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका। तीसरे पर क्या लिखेंगे? नॉर्थ अमेरिका। चौथा कॉन्टिनेंट कौन सा प्यारे साथियों? साउथ अमेरिका।
साउथ अमेरिका के बाद में जो पांचवा है, यहां पर बच्चा गलती करता है। गलती यहां पर होती है क्योंकि वो अंटार्कटिका को भूल जाता है। फ्लोरा और फौना के बेसिस पर आप यूरोप की तरफ जाओगे, लेकिन यहां पर एरिया वाइज जाओगे तो फिर कौन सा होगा? वो अंटार्कटिका होगा। अंटार्कटिका होगा। और इसके बाद में कौन सा आएगा? छठवें नंबर पर यूरोप आएगा प्यारे साथियों। और यूरोप के बाद सातवें नंबर पर कौन सा आएगा? सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा एशिया है। देखो, एरिया के हिसाब से भी सबसे बड़ा एशिया है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबसे बड़ा एशिया हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हमारा यहाँ पर इस हिसाब से, अगर हम लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात करें तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा एशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर हमारा सी चला गया। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द ओशन फ्लोर ऑफ। मरियाना ट्रेंच आपको कहां पर देखने को मिलती है? प्यारे साथियों, अगर हम मरियाना ट्रेंच की बात करें तो इसी मैप पर आ जाते हैं। और इस मैप पर जब हम दोबारा से आए हैं तो ध्यान से सुनिएगा जरा। इस मैप पर जब हम दोबारा से आए हैं तो ध्यान से सुनिएगा जरा। ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो वेस्ट वाला रीजन है, ये कौन सा ओशन है? इसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है। इसको पैसिफिक पैसिफिक ओशन कहा जाता है, यानी कि प्रशांत महासागर कहा जाता है। और ये वाला किधर कनेक्टेड है? ये वाला कनेक्टेड है इधर। ये वाला भी क्या है? ये वाला भी पैसिफिक ओशन है। ये वाला भी पैसिफिक ओशन है। तो ये भी प्रशांत महासागर है। तो ये भी प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर है। अब इनमें से ईस्ट वाला कौन सा होगा और वेस्ट वाला कौन सा होगा, ये समझना है आपको। इसको समझने के लिए आप वर्ल्ड मैप बनाइए। जैसे ये हो गया वर्ल्ड मैप एक और ये दूसरा वर्ल्ड मैप हो गया दो। ठीक है ना? अब यहां पर क्या है? ये वाला रीजन ये रहा, ये नॉर्थ अमेरिका रहा, ये साउथ अमेरिका रहा। ठीक है ना? और ये पैसिफिक ओशन हो गया, एक तो ये वाला हो गया। दूसरा वो वाला मैप यहां पर बना देते हैं, तो यहां पर ये एशिया हो गया और यहां से ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ये वाला रीजन समझ रहे हो? मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या हो गया? ये पैसिफिक ओशन हो गया। और जब पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न वाला रीजन कौन सा है? ये ईस्टर्न रीजन है। और ये वाला रीजन कौन सा है? ये वेस्टर्न रीजन है। देखने में लगेगा नहीं सर ये तो मैप का ईस्ट है। भैया ये इस वाले मैप का ईस्ट है ना ये। लेकिन पृथ्वी तो गोल है। और जब गोल है तो गोल में इसको मिला करके देखेंगे, इसको ऐसे कंबाइन कर देंगे पीछे की साइड से, तो ये वाला ईस्ट बन जाएगा। ये देख रहे हो? ये वाला ईस्ट बन जाएगा और ये वाला वेस्ट बन जाएगा। मरियाना ट्रेंच कहां पर है? मरियाना ट्रेंच भैया जापान के निकट पड़ती है। और जब जापान के निकट पड़ती है तो कौन से में पड़ेगी? यहां पर पड़ेगी। और यहां पर पड़ेगी तो ये कौन सा है? ये तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है। ये तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है। और जब वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है तो यहीं पर मरियाना ट्रेंच देखने को मिलती है। पश्चिमी पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये मरियाना ट्रेंच देखने को मिल जाती है। तो क्वेश्चन की तरफ जब हम आएंगे तो आंसर क्या होगा? ये देखो, ये चाइना रहा। यहाँ पर जो अभी हमने ये चाइना वाला रीजन देखा था, ये चाइना जो है ये रहा। ये चाइना रहा, ताइवान रहा, फिलीपींस रहा, जापान रहा। और ये वाली जो ट्रेंच है इसको क्या बोलेंगे? अरे बच्चों, इसी को आप जो है मरियाना ट्रेंच बोलेंगे। तो ये मरियाना ट्रेंच है। समुद्र में सबसे गहरी खाई, समुद्र की खाई को, जैसे नहीं कि जमीन पर गड्ढा हो जाता है हम उसको गड्ढा कह देते हैं, ऐसे ही जो समुद्र में गड्ढा होता है, समुद्र के बॉटम में जो गड्ढा होता है उसी को ट्रेंच कहा जाता है, समुद्र की गर्त कहा जाता है। और दुनिया में सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है? मरियाना ट्रेंच है। 11,033 मीटर गहरी है। कितनी गहरी है? ये गहरी है मेरे भाई 11,033 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। तो मरियाना ट्रेंच जो है 11,033 मीटर गहरी हो जाती है, जो दुनिया की सबसे गहरी खाई हो जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। अच्छा, एक बात और याद आती है मुझे, वो कौन सी है? ये कौन सा ओशन है? प्यारे बच्चों, इसे इंडियन ओशन कहेंगे। और अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, इंडियन ओशन की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन की सबसे गहरी गर्त जिसको बोला जाता है वो जावा ट्रेंच है। कौन सी ट्रेंच है? हाँ, जावा ट्रेंच है। क्या हो, लिखना जरा इसको फटाफट।
हाँ जी, देखो, तो दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच तो मरियाना ट्रेंच हो गई। और अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन की सबसे गहरी ट्रेंच जावा ट्रेंच हो गई। आ जाओ जरा अगला देखो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगले प्रश्न प्रश्न की तरफ अगर हम चलें, तो ये आपसे पूछा है टकला मकान डेजर्ट कहाँ पर पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, टकला मकान डेजर्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर हम बनाते हैं दुनिया। और अगर हम यहाँ पर दुनिया बनाएं, तो यहाँ पर इस जगह पर देखने को मिलता टकला मकान, अच्छा टकला मकान इस जगह पर देखने को मिलता है, टक थोड़ा सा और ऊपर की साइड में टकला मकान। तो ये जो टकला मकान है, इस जगह देखने को मिलता है। मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में। अब आप लगाइए जरा अंदाजा, ये जो नॉर्थ वेस्ट चाइना है, ये जो नॉर्थ वेस्ट चाइना है, नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में देखने को मिलता है टकला मकान डेजर्ट। चाइना ही होगा टकला तो। और जब चाइना का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का मतलब ये, अगर चाइना में यहाँ पर बनाने की कोशिश करूं, तो इस वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो चाइना का नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, इसका मतलब एशिया का सेंट्रल रीजन, इसका मतलब सेंट्रल एशिया आएगा। तो वेस्टर्न एशिया नहीं, साउथ फ्रिंज, फ्रिंज ऑफ सहारा। सहारा तो यार अफ्रीका में हो गया, यहाँ पर भी नहीं। साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें भी नहीं। तो फिर क्या आ जाएगा, सेंट्रल एशिया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आंसर क्या करेंगे हम, सेंट्रल एशिया करेंगे। आंसर हम जो करेंगे वो करेंगे सेंट्रल एशिया। इसके अलावा अगर लिखोगे, तो ग्रेट बेसिन कहाँ पर पड़ता है। ये जो यूएसए है, इसी यूएसए में देखने को मिल जाता है। या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाइज अगर मैं लिखवाऊं, वैसे तो यूएसए लिखोगे, लेकिन कॉन्टिनेंट वाइज लिखना चाहो तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट लिख लो। देश अगर लिखना चाहो तो यूएसए लिख लो। कौन सा हो गया, ग्रेट बेसिन हो गया जैसे। तो ग्रेट बेसिन कहाँ पर देखने को मिलता है, आपसे पूछ लेता है ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहाँ पर है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट आपका यूएसए में होता है। इसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी यहाँ पर है। ग्रेट सैंडी, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ग्रेट बेसिन और ग्रेट सैंडी, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। तो ग्रेट बेसिन और यहाँ पर ग्रेट सैंडी। देखो हल्का सा कैसे, जैसे मैंने पहली पहली बार जब याद किया था, अब तो खैर वैसे ही याद हो जाते हैं, लेकिन पहली पहली बार याद किया था तो मैंने कहा था ग्रेट बेसिन, बी से बन रहा है बड़ा, और जो बड़ा व्यक्ति होगा वो ऊपर तक जाएगा। इसका मतलब है ये जो ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो यूएस है ये तो ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, तो वो ऊपर तक जाएगा। इसका मतलब है ऊपर तक। ग्रेट बेसिन कहां तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। इसके अलावा ग्रेट सैंडी, सैंड मतलब मिट्टी, मिट्टी मतलब जमीन के नीचे रहती है, जमीन पर रहती है। और जब जमीन पर रहती है बेसिकली जो है सैंडी, सैंड सैंड वहीं आ जाती है। तो इसका मतलब है ये नीचे, नीचे मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे करके मैंने दोनों में डिफरेंस ऐसे याद किया था, आप कैसे भी कर सकते हो। क्योंकि जब एग्जाम पेपर में आता ग्रेट बेसिन ग्रेट सैंडी, अब कौन सा कहां पर लगाए हैं, तो दोनों पता है, दोनों पढ़े हैं, लेकिन यूएस और ऑस्ट्रेलिया कौन सा कहां पर लगाया जाए, एक तो ये हो जाता है। अच्छा अगर मैं बात करूं आपसे ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया भाई, अगर मैं बात करूं आपसे ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक तो आपका यही हो गया जिसको बोलते हैं आप ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी हो गया। इसके अलावा लिखो आपका जो है आ, गिब्सन हो गया, गिब्सन हो गया, सिम्पसन हो गया, सिम्पसन सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया। ये भी कहां पर है, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहीं पर पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी। यहीं पर क्या पड़ता है, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, ये कौन सा है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इस जगह पर एक डेजर्ट देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं नामीब डेजर्ट। नामीबिया में देखने को मिलता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको नामीब डेजर्ट बोला जाता है, जो कि नामीबिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा नामीब डेजर्ट से थोड़ा सा ही ऊपर की साइड में यहाँ पर ये बोट्सवाना वाला जो रीजन है, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट डेजर्ट देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं कालाहारी। कौन सा बोलते हैं, कालाहारी डेजर्ट। तो कालाहारी डेजर्ट 3 देशों में फैला हुआ है। एक तो बोट्सवाना में फैला हुआ है, दूसरा साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है, और तीसरा नामीबिया में फैला हुआ है। बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका और नामीबिया। अब इसमें से आप कौन सा टिक करोगे, आप प्रायोरिटी दोगे पहली बात तो बोट्सवाना को, वो नहीं होता तो साउथ अफ्रीका को, देन नामीबिया को, क्योंकि नामीबिया में तो नावीब भी है। तो यहाँ पर बोट्सवाना सही उत्तर जाता है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है प्यारे बच्चों, कालाहारी डेजर्ट आपका जो है बोट्सवाना में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सुनो जरा, यहीं पर देखने को मिलता है, ये वाला जो रीजन देख रहे हो ना, इसमें देखने को मिलता है सोमालियन डेजर्ट, सोमालियन डेजर्ट। तो सोमालियन डेजर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको। ये सोमालिया है, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर आपको एक देश देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं सोमालियन देश, ठीक है ना। तो सोमालियन देश में सोमालियन डेजर्ट देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा हम बात करते हैं गोभी की। अगर मैं बात करूं गोभी डेजर्ट की, तो ये जो मंगोलिया वाला रीजन है यहाँ पर है गोभी। अब मैं तो यहाँ पर मैप पर बताते जा रहा हूँ, अगर लास्ट में देखोगे तो पजल्ड हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने बताए हैं वैसे वैसे आप इनको लिखते चलो तो आसान भी हो जाएंगे। यहाँ पर हो गया गोभी डेजर्ट। आप मुझे बताओ कि जो साउथ अमेरिका वाला ये जो रीजन है, यहाँ पर एक डेजर्ट देखने को मिलता है, आटाकामा डेजर्ट, ड्राइएस्ट डेजर्ट उसको बोलते हैं, आटाकामा। तो आप मुझे ये बताना कि ये जो आटाकामा डेजर्ट है ये कौन से कंट्री में देखने को मिलेगा। मैंने आपको कॉन्टिनेंट बताया कि ये साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये कौन से देश में देखने को मिलेगा, कौन सी कंट्री में देखने को मिलेगा। ये वेस्ट कोस्ट पर, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलता है, लेकिन आप मुझे बताओ कि आटाकामा डेजर्ट कौन से देश में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया सेंट्रल एशिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखो इसको, किसी ने नहीं लिखा था। चलिए भाई, ये हो गया। इसके अलावा ये हो गया सेंट्रल एशिया। अगला देखो, विच रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। विच रिवर ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस, दो बार क्रॉस करने वाली। भैया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार क्रॉस करने वाली, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर को दो बार क्रॉस करने वाली कौन सी है, कॉन्गो जायरे। इक्वेटर को दो बार जो काटती है उसको कॉन्गो जायरे कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा की बात कर रहा है, और मकर रेखा को जो दो बार काटती है, बोट्सवाना से ओरिजिनेट वाली, इस रिवर को क्या कहा जाता है, इस रिवर को प्यारे बच्चों लिम्पोपो कहा जाता है। क्या कहते हैं इस रिवर को, इसको कहा जाता है लिम्पोपो, लिम्पोपो। तो यहाँ पर इसको काटने वाली और इसको काटने वाली, इसको काटने वाली का नाम क्या हो गया, लिम्पोपो हो गया, और इसको काटने वाली का नाम क्या हो गया, कोंगो जायरे। इक्वेटर को जो दो बार काटेगी वो कोंगो जायरे हो गई, कोंगो रिवर हो गई। और जो आपका इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटेगी उसका नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो, लिम्पोपो। अच्छा, अपने प्रश्न पर आओ। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन हमारे पास है या फिर नहीं है। तो अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, तो मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, लिम्पोपो। अच्छा, कॉन्गो भी दे रखा है ऑप्शन में, तो ये भी लिख लो। ये दो बार काटती है किसको, इक्वेटर को, यहां पर लिख लो, इक्वेटर को दो बार काटती है। जो इक्वेटर है, इक्वेटर को दो बार काटती है, दो बार काटती है, इक्वेटर को दो बार काटती है, आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नाइजर भी कहां पर है, नाइजर रिवर भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही बहती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही बहती है नाइजर रिवर भी। इसके अलावा हम बात करें जाम्बेजी की, जाम्बेजी की अगर बात करें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट रिवर, या फिर एक काम करो यहां पर लिख लो डीपेस्ट रिवर है ये, ठीक है। तो फोर्थ लार्जेस्ट रिवर भी लिख सकते हो इसको, आपका कहाँ की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। तो फोर्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फोर्थ लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप की ये चौथी लार्जेस्ट रिवर होती है, जिसको हम जाम्बेजी रिवर कहते हैं। अच्छा, दो रिवर और हैं जिनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पता ही है वैसे तो, अमेज़न, अमेज़न पता तो है, लेकिन कई बार क्या होता है, अमेज़न रिवर और नील रिवर, अमेज़न रिवर और नील रिवर, पता तो आपको है कि एक बड़ी है और एक लंबी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी और दुनिया की सबसे लंबी नदी। अब ये जो आपसे पूछा जाता है कौन सी बड़ी कौन सी लंबी है, तो कैसे याद रखेंगे, जैसे अमेज़न है, अमेज़न क्या है, एक ई कॉमर्स मार्केट भी, लंबा लंबा तो है नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है, तो बड़ी मतलब ये हो गई आपकी जो है बिगेस्ट रिवर। अमेज़न जो रिवर हो गई ये क्या हो गई, ये हो गई बिगेस्ट रिवर, लंबी नदी, बिगेस्ट रिवर। और ये क्या हो गई, नील नदी, ये भैया फिर लॉन्गेस्ट हो गई। तो हमें ये तो पता है कि एक नील नदी है और एक क्या है, अमेज़न रिवर है, लेकिन कौन सी बड़ी है और कौन सी लंबी है, तो ये बिगेस्ट हो गई और ये क्या है, लॉन्गेस्ट हो गई। आपसे पूछा जाता है एशिया की सबसे बड़ी नदी, लिखो जरा, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया लगभग 2600 किलोमीटर लंबी हो जाती है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, रिवर ऑफ एशिया, एशिया की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया की अगर हम बात करें, एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो हो जाती है यांग टीजे, यांग टीजे, एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाती है भाई यांग टीजे, ठीक है ना। बेसिकली, बेसिकली मेजर पोर्शन कहां पर है, चाइना में है, चाइना में है। कहां से ओरिजिनेट होती है, तिब्बतन से, तिब्बतन प्लेट्यू से, तिब्बतन से लेकर के कहां तक चलती है, आपका ईस्ट चाइना सी तक, कहां तक जाती है, ईस्ट चाइना सी तक,
ईस्ट चाइना सी तक आपका ये जाती है। तो इसको बोलते हैं लगभग 2600 किलोमीटर की है। लगभग यांग टीजे लगभग लगभग 2600 किलोमीटर की है। और लगभग लगभग 2600 किलोमीटर की जो यांग टीजे है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है जो चाइना में बहती है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी अमेज़न हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो गया भैया? फिलहाल के लिए हमारा उत्तर लिम्पोपो हो गया। फिलहाल के लिए हमारा जो उत्तर है वो लिम्पोपो हो गया। अच्छा, ये वाली क्या है? फोर्थ लार्जेस्ट है। अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी हो गई, सबसे जो है लंबी हो गई, दुनिया की सबसे बड़ी नदी हो गई, दुनिया की सबसे लंबी नदी हो गई। अब डीपेस्ट की बात करते हैं। ये जो जाम्बेजी थी, ये थी सबसे वो फोर्थ लार्जेस्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। डीपेस्ट जो है वो है कॉन्गो। डीपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे गहरी नदी वो कौन सी है? वो आपकी कॉन्गो है। कॉन्गो कौन सी है? कॉन्गो है भैया डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। कॉन्गो जायरे डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की सबसे गहरी नदी कॉन्गो जायरे है। और जाम्बेजी क्या है? जाम्बेजी फोर्थ लार्जेस्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। समझो बात को। ईस्ट फ्लोइंग है। ईस्ट फ्लोइंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? भैया प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? सुनना जरा ध्यान से, देखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक? निम्न में से कौन सी एक इग्नियस चट्टान या आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान मतलब प्राइमरी चट्टान। देखिए चट्टान आप सभी को पता है 3 प्रकार की होती हैं। अगर हम रॉक्स की बात करें तो जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? प्यारे बच्चों, चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है इग्नियस। इग्नियस। एक होती है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री। और एक कौन सी होती है? मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक। अब ध्यान से सुनो, ये तो आपको पता ही है तीनों बड़े अच्छे से। क्या है? देखिए, जैसे पृथ्वी आग का गोला थी तो वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा हुआ। तो सबसे पहले जो चट्टानें बनी वो थी आपकी आग्नेय चट्टान। इसी को क्या कहते हैं? आग्नेय। इग्नियस का मतलब होता है आग्नेय। आग्नेय मतलब प्राइमरी चट्टान। ये प्राइमरी भी होती हैं या पेरेंटल भी कहा जाता है। इन्हीं को प्राइमरी या फिर पेरेंटल रॉक्स भी कहा जाता है। पेरेंटल रॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यही बनी। क्योंकि जब आग की चीजें थी, लावा ठंडा होने से जो रॉक्स बनती हैं उन्हीं को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। लावा के ठंडे होने से, है ना, ऑन द फ्रीजिंग ऑफ लावा कह लो, या तो और या फिर ऑन द कह सकते हैं ना कि कूल डाउन ऑफ लावा। लावा जब कूल डाउन हुआ तो उस समय पर बनने वाली जो चट्टान है वो थी आग्नेय। पृथ्वी में से जैसे ही लावा बाहर आया, लावा बाहर आकर के ठंडा हुआ, और जब ठंडा हुआ तो उसी से बनने वाली चट्टान आग्नेय चट्टान होती है। अच्छा, उसके अंदर तो कुछ गैसेस भी पाई जाती हैं, और जब गैसेस भी पाई जाती हैं तो आप देखोगे जो आग्नेय चट्टान होती है, जैसे मान लीजिए आग्नेय चट्टान है, अब इस जब ये लावा निकला था तो इसके अंदर गैसेस थे, उसने भी अपनी जगह घेर रखी थी। लेकिन विद द टाइम यहाँ पर जो गैसेस हैं वो इससे आपका बाहर निकल गई। गैसेस बाहर निकल गई तो अपना जो एरिया था उस एरिया को खाली हो गया, तो उस जगह पर छेद बन गए। तो छोटे छोटे छेद 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 टाइप के है ना, छिद्र छिद्र से दिखते हैं। तो उन प्रकार के जो उन्हें पोर्स कहा जाता है। ऐसी चट्टानें जिन चट्टानों में पोर्स पाए जाते हैं, जिन चट्टानों में छेद पाए जाते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, बहुत ही बबल्स टाइप के छेद होते हैं, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, बहुत ही महीन छेद होते हैं। तो उन चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहा जाता है जो लावा के ठंडे होने से बनती हैं। अब क्या होता है? बारिश पड़ती है, ये घिसती हैं, लोग जाते हैं, बारिश पड़ती है, पक्षियों के आने से, जाने से, गर्मी पड़ने से, धूप निकलने से, फिर बारिश पड़ने से ये सारी घिसती हैं। और यहाँ पर क्या है? जैसे मान लीजिए कुछ एक परत बन गई, फिर बारिश-वारिश बाढ़ आ गई, कुछ आकर के कोई जानवर मर गया, कोई पेड़ गिर गया, कुछ हो गया। फिर यहाँ पर जो है दूसरी परत आ गई, हवा से, पानी से, बाढ़ से, किसी भी चीज़ से, और ऐसे करके 1 परत, 2 परत, फिर 3 परत। तो इस प्रकार की दर परत दर जो चट्टान होती है, दर परत दर, यहाँ पर आप कहीं जाते होंगे घूमने के लिए, कहीं पर घूमने के लिए जाते होंगे तो आप देखे होंगे पहले लाल-लाल लेयर सी दिख रही है, फिर काली-काली लेयर सी दिख रही है। आपके घर में भी कोई पत्थर-वत्थर ऐसा टाइप का आया होगा तो वो देखने को मिला होगा। काली-काली लेयर दिख रही है, फिर उसमें पीली भी लेयर दिख रही है, फिर उसमें कुछ अलग दिख रही है, ऐसे करके लेयर अलग बन गई। तो इसमें परत अलग से दिखती है। तो ऐसी चट्टानें जब आप घूमने जाते हो ना, परत की परत दिखती हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। और इन्हीं में जैसे मैंने कहा यहाँ पर कोई जीव मर गया, जीवाश्म वगैरह जो है, फॉसिल्स किसमें देखने को मिलते हैं? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फॉसिल्स वगैरह हैं वो किसमें देखने को मिलेंगे? क्रूड ऑयल वगैरह किसमें देखने को मिलेंगे? वो भैया आपको सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिल जाएंगे।
लेकिन जब ये रॉक्स हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर जाती हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जाती हैं, तो ये सब मर्ज होकर के मेटामॉर्फिक रूप बदल लेती हैं अपना। और जब ये रूप बदल लेती हैं तो ये रूपांतरित चट्टान कहलाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें। तो रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं मेरे प्यारे साथियों? रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं वो ये होती हैं जो अपना रूप बदल लेती हैं। और अपना रूप कौन बदल लेती हैं? रूपांतरित चट्टानें बदल लेती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप ज्यादा शरारत कर रहे थे, आप छोटे बच्चे थे, और जब आप छोटे बच्चे थे ज्यादा शरारत कर रहे थे, पापा आए, पापा ने पकड़ कर एक तमाचा लगाया तुमको, खींच के चाटा मारा। उससे क्या होगा? मुंह ही सूज गया, एकदम रूप बदल गया। आप लग ही नहीं, आप पहचान में ही नहीं आ रहे कि आप वही गोलू हो जो आधे घंटे पहले थे। तो ये रूप बदल लिया आपने, ठीक है ना? जैसे आपने देखा होगा महिलाएं मेकअप करके अपना रूप बदल लेती हैं, सेम उसी प्रकार ये क्या है? जब हाई प्रेशर के अंदर और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर मैंने कहा ना, जब थप्पड़ आपको लगा तो उस समय क्या हुआ? प्रेशर क्रिएट हुआ, तो प्रेशर क्रिएट हुआ, टेम्परेचर गर्म भी हो गया, कहते हैं ना कि गाल गर्म हो गया। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब लगता है तो फिर क्या? रूप बदल जाता है। तो ऐसे ही जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में ये चट्टानें रहती हैं, ये अपना रूप बदल लेती हैं, और ये रूपांतरित चट्टानें यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं। समझ गए बात को? ये मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं। समझ जाओ बात को। ठीक है, तो इन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। जैसे स्लेट वगैरह जो हो गई। आपसे अब पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी आग्नेय, अब ये इसमें से ये बनना, इसमें से ये बनना, इसमें से ये बनना, ये सब चलता रहता है। अब आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? भैया गैब्रो तो आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है। डोलोमाइट क्या है मेरे भाई? डोलोमाइट तो सेडिमेंट्री रॉक है। आंसर हमारा कौन सा हो गया? आंसर हमारा डोलोमाइट हो जाएगा। डोलोमाइट इज अ सेडिमेंट्री रॉक, तो डोलोमाइट सेडिमेंट्री रॉक है, इसीलिए आंसर हमारा डोलोमाइट हो जाएगा। समझ के बात को? समझ रहे हो बात को? चल भाई, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, देखो नेक्स्ट वाला। कामराजार पोर्ट वाज कमीशन्ड इन 2001। कामराजार पोर्ट जो था उसको 2001 में कमीशन किया गया टू हैंडल द थर्मल कोल रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करने के लिए भैया। इट इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? आपसे पूछा है कि कामराजार पोर्ट कहां पर देखने को मिलता है? भैया भारत के 13 मेजर पोर्ट हैं, आप सभी को पता है। भारत के 13 मेजर पोर्ट हैं, आप सभी को पता है। एक बार उन सभी पोर्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहली गुजरात से शुरुआत करते हैं, और गुजरात में कांडला लिख लो या फिर दीनदयाल लिख लो। कांडला लिख लो या फिर दीनदयाल लिख लो। इसके बाद आते हैं तो हम यहाँ पर मुंबई पोर्ट लिखते हैं। मुंबई के बाद भैया हम यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं। अगले पेज में लिख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा बड़ा बना पाएंगे सो दैट अगर हम यहाँ पर बात करें, ये ऐसे करके करेंगे बात, तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पर गुजरात की अगर बात करें जीटी की, तो यहाँ पर कौन सा लिखेंगे? यहाँ पर हम कांडला पोर्ट लिखेंगे, या फिर इसी का नाम क्या हो चुका है? इसी का नाम दीनदयाल हो चुका है। तो ऐसा भी कर लीजिए, कांडला ओब्लिक दीनदयाल। इसके बाद में जब हम आगे आते हैं तो अगला पोर्ट आ गया, अगला जो स्टेट आ गया वो एमएच आ गया। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में एक तो लिखेंगे मुंबई और एक लिखेंगे न्यावा शावा। न्यावा शावा का मतलब है जेएल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ही क्या कहा जाता है? न्यावा शावा कहा जाता है। न्यावा शावा। तो न्यावा शावा किसको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आएंगे तो हम लिखेंगे गोवा। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा, गोवा से गांव बना देना और इसको मारमे गांव बना देना। तो मारमे गांव कौन सा हो गया? मारमे गांव गोवा हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर लिखेंगे न्यू मैंगलोर। कौन सा लिखेंगे? न्यू मैंगलोर। तो न्यू मैंगलोर हो गया कर्नाटक में। इसके बाद यदि हम आएंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? कोच्चि की। अगर हम यहाँ पर बात कर लो भैया, कोच्चि की, केरल। और अगर हम केरल की बात करेंगे तो केरल में देखेंगे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कोच्चि पोर्ट। कोच्चि जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। कोच्चि जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। इसी को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। किसकी बात करेंगे? तमिलनाडु की। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 3 मेजर पोर्ट देखने को मिलते हैं। वो 3 मेजर पोर्ट कौन कौन से हैं? एक तो है तूतीकोरिन। कौन सा है? तूतीकोरिन। इसके अलावा एक है आपका चेन्नई। तूतीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया। और एक है आपका एन्नोर।
एन्नौर, एन्नौर। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश की। किसकी बात करेंगे? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में मेरे भाई, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बाद अगर हम बात करेंगे ऊपर की, तो यहाँ पर आएगा भैया उड़ीसा। और अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पैरादीप। कौन सा? पैरादीप। पैरादीप के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल में कौन सा देखने को मिलेगा? कोलकाता, कोलकाता। और इसके ऊपर थोड़ा सा है हल्दिया, ठीक है ना, कोलकाता हल्दिया। तो ये आपको जो है मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे। अब लेकिन क्वेश्चन ने तो कुछ और ही पूछा था। क्वेश्चन ने तो मेरे साथियों पूछा था आपसे कामराजार पोर्ट कौन सा है। मेरे भाई कामराजार तो यहाँ पर मिला नहीं। कोई बात नहीं, ये जो एन्नौर है ना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है कामराजार। क्या नाम है? कामराजार। तो इसको थर्मल कोल रिक्वायरमेंट्स के लिए 2001 में कमीशन किया गया था। इसका नाम है कामराजार पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। आंसर हमारा एन्नौर पोर्ट हो जाएगा, या कामराजार पोर्ट हो जाएगा, या तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर तीन तीन मेजर पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। एक नया पोर्ट बन रहा है यहाँ पर, वधावन पोर्ट। महाराष्ट्र में एक नया पोर्ट बन रहा है जिसका नाम होगा वधावन। क्या होगा? वधावन। एक और पोर्ट बन रहा है केरल में, जिसका नाम है मेरे भाई, जिसका नाम है, केरल में एक पोर्ट बन रहा है, केरल में, जिसका नाम है, बताओ जरा क्या नाम है? जो फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी है, जो फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑफ इंडिया, पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के, देखो ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है बड़ा बंदरगाह, जहां पर बड़े बड़े जहाज आ सकते हैं, जहां पर बड़े बड़े जहाज आ सकते हैं। क्योंकि अभी हम ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर श्रीलंका जे करके जाते हैं बड़े जहाजों को, फिर वहां से खाली करके छोटे जहाजों के माध्यम से भारत लाते हैं। लेकिन बड़े जहाज अब डायरेक्टली भारत आ सकेंगे। फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, ये बन रहा है आपका केरल में, जिसका नाम है विजहिंजाम। क्या नाम है? विजहिंजाम। इस पोर्ट का नाम क्या है भाई? लिख लेना, विजहिंजाम। तो विजहिंजाम पोर्ट हो जाता है ये, जो कि केरल में बन रहा है। और जो बन जाएगा तो ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो जाएगा जहां बड़े बड़े जहाज आ सकते हैं। समझ गए बात को? फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑफ इंडिया। तो आंसर देखो जरा, आंसर आपका क्या हो रहा है? आंसर आपसे पूछा था कि कामराजार पोर्ट जो है वो कहां पर है। भैया एन्नौर पोर्ट को ही कामराजार बोलते हैं, और ये आपका तमिलनाडु में है। तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे भाई? आपका जो आंसर गया वो तमिलनाडु गया। चलें अपने प्रश्न की तरफ, चलें अपने प्रश्न की तरफ। आपका जो आंसर गया वो आपका तमिलनाडु गया, वो आपका ऑप्शन नंबर सी गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी गया। चलिए बात करते हैं अगले वाले की। अगले वाले की बात अगर जो की जाए तो देखने को मिलेगा आपको प्रश्न संख्या, ये क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया। अगले वाले की बात की जाए तो प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए, टर्म्स ऑफ एरिया के मामले में, एरिया के मामले में सबसे कम। तो भैया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले साइड में, सबसे बड़ा। पहले नंबर पर जो देश आता है सबसे बड़ा, वो कौन सा आता है? वो आता है रशिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के मामले में सबसे बड़ा रशिया आता है। दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है। अब तीसरे नंबर की जब बात की जाए, अगर ताइवान को इंक्लूड करते हैं तो चाइना तीसरे नंबर पे आता है, वरना तो यूएसए आ जाता है। ठीक है ना? वो अपने आप में फिर डिस्प्यूटेड है कि कैसे कैसे उसको माना जाता है। लेकिन चाइना, चाइना और आपका तीसरे नंबर पर यूएस, और ऐसे ही चौथा है यूएस पब्लिक चाइना। अब ये यहाँ पर ताइवान को लेकर के है, अगर ताइवान को हिस्सा माना जाए या फिर ना माना जाए। अगर ताइवान को चाइना में इंक्लूड करते हैं तो चाइना तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन ताइवान को चाइना में नहीं मानते हैं तो वो चाइना चौथे नंबर पर आता है। अब बात आती है कौन देश, तो जो देश मानते हैं उनके, जो देश ताइवान को चाइना का हिस्सा मानेंगे उनके अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये विवादित रहता है। चलिए भैया, चौथे के बाद हम बात करते हैं पांचवें की। पांचवें की अगर बात की जाए तो वो होता है ब्राजील। कौन सा होता है? ब्राजील। ब्राजील के बाद हम बात करते हैं छठवें की। छठवां होता है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद बात करते हैं हम सातवें की। सातवां जो होता है वो होता है हमारा प्यारा भारत। सेवंथ वाला क्या है? दुनिया में सेवंथ नंबर पर, दुनिया में सेवंथ नंबर का सातवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारा भारत है। हमारा जो भारत है ये दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश हो जाता है। दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश हो जाता है। अगर प्यारे साथियों हम बात करें आठवें की,
तो 8वां जो होता है उसको बोलते हैं अर्जेंटीना। क्या बोलते हैं? अर्जेंटीना बोलते हैं। अर्जेंटीना के बाद जो 9वां है उसको कजाकिस्तान बोलते हैं। कजाकिस्तान बोलते हैं। और जो 10वां है, यहाँ लिख दूं 10th, यहाँ लिख देता हूँ 10th वाला। जो 10th है, 10th का है अल्जीरिया। तो मैंने टॉप 10 कंट्रीज यहाँ पर लिख दिया आपको एरिया वाइज। एरिया वाइज टॉप 10 कंट्रीज लिख दिया। देखना जरा, पहला रशिया हो गया, दूसरा कनाडा हो गया, तीसरा चाइना या यूएस, और चौथे में भी यूएस या चाइना, जो भी आपको ऑप्शन के हिसाब से देगा। क्योंकि हम फिर भी मैंने यहाँ पर जो वन वाली लाइन में लिखा है ना, आप इसी को मान करके चलना, वरना ऑप्शन के हिसाब से फिर चेंज हो सकता है, वो इसीलिए यहाँ पे ऑब्लिक लिख दिया। 5वें पे ब्राजील, 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे अपना इंडिया यानी कि भारत, 8वें पे अर्जेंटीना, 9वें पे कजाकिस्तान, और आपका जो है 10वें पे आपका अल्जीरिया हो गया। समझ के बात को? अब देखो जरा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। क्वेश्चन अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी ये प्रीवियस ईयर के ही हैं, लेकिन बात को याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, आसान नहीं है। अब दो दो क्लास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी सारी हो गई हैं। एक तो साइंस की अभी एक हुई है, और स्टैटिक जीके की अभी एक हुई है, ठीक है ना। अब उनकी भी दो दो हो जाएंगी मेरे भाई। मैंने आपको काफी सारे टॉपिक्स का टचअप करा दिया है। अब जो थर्ड नंबर की क्लास आएगी किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसके लिए रेडी रहें, क्योंकि अब जो तीसरी क्लास आएगी हर सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, उसका लेवल इनसे लगभग 1.5 गुना आपको देखने को मिलेगा। तो समझ लेना, अगली क्लास का लेवल ये जो कर रहे हो ना, इससे तो लगभग 1.5 से 2 गुना ही लेवल देखने को मिलेगा। तो उस चीज के लिए आप एकदम रेडी रहें, फिर बाद में मत कहना। मैंने दो दो क्लास सारी करवा दी है आराम आराम से। अब यहाँ पर देख लो, जैसे ब्राजील है तो ब्राजील के बाद अर्जेंटीना आएगा। बिल्कुल सही है, ब्राजील के बाद ही आएगा अर्जेंटीना। तो लेकिन अर्जेंटीना के बाद ऑस्ट्रेलिया आएगा, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राजील आएगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राजील, ये तो गलत हो गया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है ना। इसका है अर्जेंटीना के बाद इंडिया आएगा, अर्जेंटीना के बाद इंडिया आएगा, ये वाला भी गलत हो जाता है मेरे भाई। और ये क्या है, इंडिया के बाद ब्राजील आएगा, इंडिया के बाद ब्राजील आएगा, ये वाला भी गलत हो जाता है। तो इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। यहाँ तो ऑप्शन होगा ई में, नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर वो नहीं है, तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि कोई हमारे टाइप से मिस्टेक हुई हो कि इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ। हम इनका, हमारे पास 4 ही देश है ना, हम इनका सीक्वेंस खुद से बना करके लिख देते हैं। जैसे इसने हमको सबसे पहले जो दिया है, वो क्या दिया है? एक तो दिया है ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इसका मतलब है ब्राजील 5वें नंबर पर आता है, तो शुरुआत तो आपकी ब्राजील से ही होगी। ब्राजील के बाद क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो ब्राजील के बाद क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या दे रखा है आपको? इंडिया। इंडिया है इसमें, इंडिया भी है, तो इंडिया आ जाएगा। और इंडिया के बाद क्या दे रखा है यहाँ पर? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है इसमें, है बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। ये जो हमने लिखा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना, ऐसे करके आपको आंसर को निकाल देना है। ये सिंपल सा था। तो ये तो चारों ही गलत हैं, जो हमने आंसर है वो ऊपर लिख दिया है। चलिए भाई, अगले की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या है 8। भारतमाला, आप सभी को पता है भारतमाला किससे संबंधित है? भारत की माला बना देंगे, और भारत की माला का मतलब है रोड के माध्यम से। तो भारतमाला क्या है? ये एक रोड परियोजना या सड़क परियोजना है। ये क्या है? एक सड़क परियोजना है। इसका मकसद है कि भारत की जो परियोजना, इसका मकसद है भारत की रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना। ये एक सड़क परियोजना है, और इसका मकसद है भारत की रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना। समझ गए बात को? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये एक आपका सड़क परियोजना है, और इसका मकसद है रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना। दूसरी चीज आपसे एक और पूछ लेता है सिंपल सा कई बार, कि ये जो ये जो है, क्या नाम है इसको, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये कहाँ से कहाँ तक है? मेरे भाई, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं, तो इसकी शुरुआत होती है, एक तो इसमें दिल्ली हो गया, ठीक है ना। एक इसमें आपका मुंबई हो गया, दिल्ली, मुंबई। एक इसमें आपका जो है चेन्नई हो गया, और एक इसमें आपका जो है कोलकाता हो गया। कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कलेक्ट करना, ये क्या है? ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। तो आपसे तीन शहर इनमें से दे देगा, एक चौथा दे देगा, और बोलेगा निम्न में से कौन सा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर नहीं आता है। जैसे चेन्नई की जगह बेंगलुरु दे देगा, तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु निम्न में से कौन सा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत नहीं आता है। तो फिर आप फंस जाओगे वहां पर, कहोगे बेंगलुरु भी फेमस सिटी हो गया, स्पेस सिटी जिसको बोलते हैं। ऐसे करके आपको पता होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से आप इसको जानते हैं। आंसर आपका कौन सा हो गया? भारतमाला रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने से संबंधित हो गया। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। अब देख रहे, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है ये। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है ये, 2012 में प्रश्न है। लेकिन अभी भी तो वही है,
कौन है? भारत है यहाँ पर। मिल्क का प्रोडक्शन भी करता है और खपत भी कर जाता है? मिल्क का प्रोडक्शन भी सबसे बड़े पैमाने पर भारत करता है और खपत भी फिर भारत कर जाता है। तो आंसर क्या हो गया? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड कौन हो जाता है? वो हमारा प्यारा भारत हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? भारत हो जाएगा। वैसे आजकल अलग-अलग तरीके के स्कैम चल रहे हैं और आपने देखा होगा दूध को लेकर के भी कितने घोटाले आपको नजर आएंगे। चलिए भैया, आ जाओ। पाउडर से लेकर के हैं, डिटर्जेंट से लेकर के दूध बना दिया जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? अब यहाँ पर सिंपल इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे गुजरात आप टिक कर दोगे, जरूरी नहीं है आपसे गुजरात ही पूछा जाएगा। जैसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन क्या होती है? ये बॉर्डर वाली बात कर रहा है। ये जो बॉर्डर है ना, समुद्री तट वाला जो बॉर्डर है, यहाँ पर ये सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? तो जिगजैग होने की वजह से सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी होती है? सबसे बड़ी कोस्ट लाइन प्यारे साथियों गुजरात की होती है। लेकिन अगर गुजरात ऑप्शन में ना दे, देन आप क्या करोगे? देन आप करोगे तमिलनाडु। तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु भी आंसर ना दे तो फिर क्या करोगे ऑप्शन में? तो फिर आप करोगे आंध्र प्रदेश। तो ये हो गए टॉप थ्री। इन्हीं में से आपसे कोई ना कोई पूछेगा। लेकिन मैं कहता हूं इनमें से कोई नहीं दिया, चौथा ऑप्शन पूछा तो आप करोगे फिर महाराष्ट्र। कौन सा करोगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अब आप देख लो आपसे कौन सा पूछा है। तो गुजरात पहली, फिर दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। तो गुजरात तो दे नहीं रखा लेकिन तमिलनाडु दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या चला गया? हमारा आंसर आपका तमिलनाडु चला गया। ऑप्शन नंबर बॉय चला गया। हमारा आंसर तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बॉय चला गया। समझ में आ गई बात? आ जाओ जरा नेक्स्ट चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या कह रहा है मेरे भाई? सनराइज इन द ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। सनराइज इन द ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वुड बी अबाउट हाउ मेनी आवर्स? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी नहीं आपसे सीधा सीधा सा सनराइज वाला क्वेश्चन ही आए। देखिए, अब आप सभी को पता है ये जो हमारी दुनिया है, ये जो हमारी दुनिया है, ये किस पर काम करती है? लॉन्गिट्यूड पर। और जब ये लॉन्गिट्यूड पर काम करती है, यहीं पर समय निकाला जाता है। तो अगर अपने भारत की बात करें तो अपने भारत का ये जो ये है एक्सटेंशन है, ये कहां से कहां तक है? ये भैया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको देखने को मिलता है। तो लगभग लगभग अंतर कितने का हो गया? लगभग लगभग अंतर 30 डिग्री का हो गया। 30 डिग्री में कितना होता है? और 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? 2 आवर्स। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? 2 आवर्स। और ये कैसे निकले 2 आवर्स? ये ऐसे निकले कि जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री घूम जाती है। अपने जो है अक्ष पर खड़े खड़े 360 डिग्री जो घूम जाती है पृथ्वी, कितनी देर में घूम जाती है? 24 घंटे में। और 360 डिग्री जब 24 घंटे में घूम जाती है, इसका मतलब क्या समझते हो? 180 डिग्री कितनी देर में? 12 घंटे में। इसका मतलब क्या समझते हो? ये जो 6 से अगर हम इसको काटें तो, या फिर ऐसा कर लो 90 डिग्री कर लो, सीधी सीधी सी बात है। 90 डिग्री कितने घंटे में? 6 घंटे में। अब इसको 3 से काट दो तो 30 डिग्री 2 घंटे में। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 30 डिग्री जो घूमती है वो कितनी देर में घूमती है? 2 घंटे में। और यही तो आपसे आंसर पूछा है, तो 2 आवर्स। तो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, तो मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में आपने फोन किया ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में और उन्होंने कहा सूरज निकल आया है। तो वहां जब सूरज निकल आया है तो वो सूरज गुजरात में कब निकलेगा? 2 घंटे बाद निकलेगा। इसीलिए आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में सुबह जल्दी हो जाती है और उसके मुकाबले गुजरात में बाद में होगी, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो यहाँ 2 घंटे आगे चलता है समय। और यदि सूरज छिपने की बात होगी तो भी 2 घंटे पहले छिप जाएगा। दिन निकलने की बात होगी 2 घंटे पहले निकल आएगा। रात होगी तो 2 घंटे पहले हो जाएगी। तो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है, अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ पर गुजरात में। समझ गए बात को? समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर भैया आपका बॉय हो गया। ऑप्शन नंबर भैया आपका बॉय हो गया। क्लियर है? चलिए आगे चले। हाँ जी, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जॉइंस गंगा डायरेक्टली? अब देखो ये सीडीएस 2020 का प्रश्न है, ज्यादा पुराना नहीं है। सीडीएस 2020 का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी है जो गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन करती है? चंबल, सोन, बेतवा और केन। चंबल, सोन, बेतवा और केन। आप सभी को पता है, अगर मैं गंगा की बात करूं, अगर मैं गंगा की बात करूं तो ये जो गंगा है, इस गंगा को एक नदी ज्वाइन करती है जिसका नाम क्या है? यमुना। और ये जो यमुना ज्वाइन करती है गंगा को, ये कहाँ पर करती है? ये जो पॉइंट है इसको इलाहाबाद कहा जाता है। गंगा यमुना संगम भी तो सुना होगा, गंगा यमुना सरस्वती है, तो इलाहाबाद कहा जाता है या फिर इसी को प्रयागराज कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो यमुना है ना, ये जो यमुना है, इसी की ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी हैं? जैसे कि आपकी चंबल हो गई, जैसे कि आपकी चंबल हो गई, इसके साथ साथ आपकी जो बेतवा हो गई, चंबल हो गई, बेतवा हो गई,
और आपका जो है केन होगी। तो चंबल, बेतवा और केन ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। और यमुना किसको ज्वाइन करती है? यमुना गंगा को ज्वाइन करती है। यमुना किसको ज्वाइन करती है? यमुना गंगा को ज्वाइन करती है। तो चंबल, बेतवा और ये केन ये तीनों ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, और यमुना ज्वाइन करती है गंगा को, ये डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करती। जबकि पटना में ये जो सोन है, ये जो सोन नदी है ज्वाइंस गंगा इन पटना, ये ज्वाइन करती है, किसको ज्वाइन करती है? ज्वाइन करती है गंगा को। गंगा को कहाँ पर ज्वाइन करती है? पटना बिहार में। तो पटना बिहार में ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। तो इसका मतलब क्या है? गंगा को डायरेक्टली कौन सी नदी ज्वाइन करती है? तो गंगा को डायरेक्टली जो नदी ज्वाइन करती है उसका नाम है सोन। बाकी जो चंबल हो गई, बेतवा हो गई और केन हो गई, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, और यमुना जो है ज्वाइन करती है गंगा को इलाहाबाद में। तो आंसर आपके हिसाब से जो जाएगा वो कौन सा जाएगा? वो आपका बॉय जाएगा। तो सीडीएस 2020 का ये प्रश्न था। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है प्यारे बच्चों, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब सीधा सीधा स्टेट्स ही पूछा है कि निम्न में से कहां होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट होती है। अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो वो भारत के, बताओ जरा कितने राज्यों से पास आउट होती है ऐसे करके। तो ये जो भारत के, थोड़ा सा ऊपर से होती है वैसे, कोई बात नहीं, चलो ऐसे लिख लेते हैं। अब ये कौन कौन से, इसे क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं हम कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल रहे हैं। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भारत के कौन कौन से राज्यों से पास आउट होती है? आइए हम उन स्टेट्स की बात कर लेते हैं। मैं आपको वो स्टेट, देखिए मैं ट्रिक्स व्रिक्स कराता नहीं, लेकिन कभी कभार कुछ चीजें बहुत ज्यादा आसान बन जाए तो फिर ठीक है। अब यहाँ पर 8 राज्यों का नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप देखिए मैंने क्या कहा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, सूरज इसी पर रहता है, और जब सूरज जहां रहेगा उसको गर्म करके रखेगा। और जो गर्म चीज होती है बड़ी बदतमीज होती है, गरम गरम चाय पी लो जीभ को जला देगी, गरम गरम चिमटा को जो है टच कर लो हाथ को जला देगा, गरम गरम बाइक के साइलेंसर से पैर टच हो गया पैर को जला देगा। तो गर्म चीज बड़ी बदतमीज होती है। तो लिखो जरा, गर्म चीज बदतमीज, क्या लिखोगे? गर्म चीज बदतमीज। गरम चीज बदतमीज, बस बात खत्म होगी। तो गरम चीज बदतमीज में ग से क्या बना? ग से बना मेरे भाई गुजरात। क्या बना? गुजरात। र से बना राजस्थान। ग से बना गुजरात, र से बना राजस्थान। म से बना मध्य प्रदेश। म से क्या बना? म से बना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ची से बना छत्तीसगढ़। ची से क्या बना? छत्तीसगढ़। ज से बना झारखंड। ज से बना झारखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड। ब से बना बंगाल। और बंगाल कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ब से बना बंगाल। और बंगाल कौन सा? वेस्ट बंगाल। और त से बना त्रिपुरा। त से क्या बना? त्रिपुरा। त से बना त्रिपुरा। और मीज से बना मिजोरम। मीज से बना मिजोरम। तो ध्यान रखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 स्टेट्स हो गए। 8 के 8 स्टेट्स हो गए और याद भी हो गए। चाहे तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ कर ले, चाहे वेस्ट से ईस्ट की तरफ कर ले, चाहे कौन कौन से राज्य हो गए तो देख लो फटाफट से। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, ची से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड, ब से बंगाल, त से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गरम चीज बदतमीज क्या है? गरम चीज बदतमीज। तो आपसे पूछा कहां से पास आउट होती है, और होती है का मतलब असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। और क्वेश्चन खास करके नॉर्थ ईस्ट वाले देता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले कंफ्यूजिंग होते हैं। और हमने क्या कहा? बदतमीज। बंगाल, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो त्रिपुरा और मिजोरम दो ऐसे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें से, जहां से ये पास आउट होती है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आंसर है वो हो गया मिजोरम। आगे चले अगले वाले की तरफ। चलिए अगले वाले की तरफ चलते हैं। अगले वाले की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ जापान इन असेंडिंग ऑर्डर। ओहो, असेंडिंग ऑर्डर में कम से ज्यादा। डिसेंडिंग है या डिसेंडिंग, इस बात का जरूर ख्याल रखना। असेंडिंग ऑर्डर छोटे एरिया से लेकर के साइज के हिसाब से करना है। तो जो छोटा क्षेत्रफल है, जो कम एरिया है जिस आइलैंड का, वहां से फिर ज्यादा एरिया वाला, फिर ज्यादा एरिया वाला, फिर ज्यादा एरिया वाला। मैंने बार बार कहा आपसे, जापान के 4 फेमस आइलैंड हो जाते हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। कौन से हो जाते हैं? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये 4 आइलैंड हो जाते हैं जापान के। तो ध्यान रखना, सुनिएगा जरा, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। अब देखना, अगर इन 4 आइलैंड्स की मैं बात करूं तो इनको कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखना, होकैडो,
होkkaido के बाद कौन सा होगा? होंशु। क्योंकि ऐसे आसान, होkkaido होंशु शिकोकू क्यूशु, तो होkkaido होंशु, फिर आएगा आपका शिकोकू, शिकोकू, और फिर आएगा आपका क्यूशु। होkkaido होंशु, शिकोकू, क्यूशु। अब लगा लो जरा, ये क्या है? सबसे छोटा है, फिर ये क्या है? उससे बड़ा है, ये क्या है? उससे भी बड़ा है, और ये क्या है? ये उससे भी बड़ा है। ये सबसे छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, और ये उससे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? शिकोकू। शिकोकू को लगाओ, इसका मतलब है 3 पहले आएगा। 3 3 3 ये रहा। शिकोकू के बाद क्यूशु है, तो फिर 4 आएगा, 4 आएगा, फिर होkkaido है, फिर 1 आएगा, और फिर 2 आएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा गया? आंसर आपका डी गया। आंसर कौन सा गया? आंसर आपका डी गया। शिकोकू, क्यूशु, होkkaido, होंशु। शिकोकू, क्यूशु, होkkaido, होंशु। ठीक है, तो नाम भी जापान वालों की तरह ही है। तो आंसर क्या हो गया? शिकोकू, क्यूशु, होkkaido, होंशु। होkkaido है ये, होkkaido। ठीक है, चलो आ जाओ। पर काहे को टेढ़ा सजा रहा है? होkkaido। चलो कोई बात नहीं। देखो, तो ये हो गया आंसर डी। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज टी कल्टिवेटेड? टी भैया, इसके लिए तो दार्जिलिंग बड़ा फेमस है। दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। अब दार्जिलिंग तो यहाँ पर है नहीं। अब दार्जिलिंग तो लेकिन यहाँ पर है नहीं, और जब दार्जिलिंग नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? माइकाला हिल्स, नलानी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, या फिर शिवालिक हिल्स। तो भैया फिर इसके बाद नहीं जाएगा, तो फिर नीलगिरी की पहाड़ियां करोगे। अगर दार्जिलिंग नहीं है तो आप क्या करोगे? फिर नीलगिरी की पहाड़ियां यहाँ पर आंसर कर दोगे। चले अगला, नेक्स्ट बताओ अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट? निम्न में से कौन सी एक वार्म ओशन करंट है? भैया वार्म ओशन करंट, गर्म जलधाराएं। जलधाराएं चलती हैं, जलधाराएं आपने पढ़ी होंगी। अगर मैं जलधाराओं की बात करूं, यहाँ पर हल्का सा आपको हिंट दूं, ये पृथ्वी है, और ये आपका इक्वेटर है, जिसको 0 डिग्री कहते हैं। पृथ्वी कैसे घूम रही है? पृथ्वी ऐसे घूम रही है, और जब आप आगे की तरफ जाते हो तो हवा क्या लगती है? पीछे की तरफ, तो यहाँ से ऐसे आ रही होगी, तो इक्वेटर पर ऐसे लगती है। तो भैया जब इक्वेटर पर ऐसे लगती है तो पानी ऐसे ही चलता है, और जब पानी ऐसे ही चलता है, फिर मान लो कोई लैंड मास आ गया तो उससे टकरा करके पानी ऐसे हो जाएगा, उससे टकरा के ऐसे हो जाएगा, और यहाँ का पानी खाली हो जाएगा, तो फिर ये ऐसे जाएगा और ये वापस ऐसे आ जाएगा। कैसे जाएगा? वापस ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब क्या, इक्वेटर पर ये कैसे चलता है? इक्वेटर पर ये चलता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और ये पानी ऐसे घूम करके अपना जो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ ये राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ठंडा होगा, कौन सा गर्म? जो इक्वेटर पे पानी है वो गर्म होगा, तो जो भी जल धारा इक्वेटर से लेकर के पोल की तरफ जा रही होगी वो गर्म होगी, जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही होगी वो गर्म होगी, और पोल से ठंडा पानी पानी मिलकर जब इधर आ रही होगी तो वो क्या होगी? वो आपकी ठंडी होगी। सिंपल सी यही बात है। अब देखते हैं, एक तो है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। देखते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहाँ से कहाँ जा रही होगी। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर हम बात करें ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये रही, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। तो ये जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ये कहाँ से जा रही है? इक्वेटर की तरफ से। ये वाली क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ये वाली गर्म जलधारा हो जाएगी। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये रही, तो ये वाली क्या है? ये गर्म जलधारा है। आपसे कौन सी पूछी है? वार्म ओशन करंट पूछिए। सीधा सीधा आंसर तो आपका ए ही हो गया। आंसर तो आपका ए ही हो गया। जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है यही क्या हो जाएगी? यही मेरे भाई गर्म जलधारा हो जाएगी। लेकिन देख लेते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो वेस्ट वाली का क्या मतलब है? ये देखो, ये जा रही है, ये आपका जो है वेस्ट वाली, ये अगुलास वगैरह चली गई पीछे, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो गया, और इसके साथ मिलकर के ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट से वापस हो गई। ये कैसे गई? ऐसे गई, फिर यहाँ से ऐसे चली और ये वापस हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्ट से वापस आई, ये तो भैया आपका जो है पोल्स की तरफ से आ रही है, जो पोल से ठंडा पानी लेकर के आ रही होगी, तो ये ठंडी करंट हो जाएगी। इसका मतलब है ये वाली जो करंट होगी ये कौन सी होगी? ये आपकी कोल्ड होगी, और ये आपकी जो है वार्म होगी। इसके अलावा और कौन सी करंट पूछी है? आपसे पूछी हुई है बेंगुला करंट। अगर बेंगुला करंट की बात करें, अगर प्यारे बच्चों ये रही बेंगुला, ये भी पोल्स की तरफ से आ रही है ना? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पर जो है, तो इस ये भी पोल्स की तरफ से आ रही है, तो ये भी क्या होगी? ये भी आपकी कोल्ड करंट होगी। नेक्स्ट आपसे पूछी हुई है पेरू करंट। पेरू कहाँ है? पेरू ये रही, पेरू करंट, ये भी पोल्स की तरफ से आ रही है, ये भी क्या होगी? ये भी कोल्ड करंट होगी। तो जो भी करंट इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही होगी वो गर्म होगी, और जो पोल्स से इक्वेटर की तरफ आ रही होगी वो ठंडी होगी। तो जो वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन आपका इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही है, तो यही वाली गर्म होगी। इसका मतलब है हमारा जो आंसर जाएगा वो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा। जो हमारा
हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट आंसर है। क्या कहा? ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है? आ जाओ जरा अगला देखो। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम चलेंगे तो देखेंगे बायोगैस। बायोगैस की अगर हम बात करें, मेनली बायोगैस किससे मिलकर के बनती है? मीथेन से। तो बायोगैस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। बायोगैस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। बायोगैस मेनली किससे बनकर के मिलकर के बनती है? तो बायोगैस मेनली आपका जो है मीथेन से मिलकर के बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, ये तो सिंपल सा हो गया। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वही आपको पता है। जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है वही वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक है। तो बताओ जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है वही वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक है। कौन सी हो जाती है? अन्नामुड़ी हो जाती है। कौन सी हो जाएगी? अन्नामुड़ी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? अन्नामुड़ी। 8,842 फीट। फिट कहा मैंने, मीटर नहीं कहा। 8,842 फीट कहा। तो अन्नामुड़ी जो है 8,842 फिट हो जाती है, जो कि वेस्टर्न घाट की और आपका साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की। अगला वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? बुरान कनाडा में, ओ हो। हरिकेन कहाँ बोला जाता है? साइक्लोन को हरिकेन कहाँ पर बोला जाता है? हरिकेन भैया बोला जाता है, आपको पता है, कैरिबियन आइलैंड्स में। कैरिबियन आइलैंड्स में हरिकेन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। टोर्नेडो कहते हैं साउथ ईस्ट यूएसए में, बिल्कुल सही बात है। टोर्नेडो कहते हैं। टाइफून कहते हैं भैया, ठीक है, फिलीपींस में, चाइना फिलीपींस की तरफ टाइफून कहते हैं, ठीक है। बुरान कहाँ पर कहते हैं? बुरान भैया कनाडा में नहीं कहते, बुरान तो रशिया वाले रीजन की तरफ कहते हैं। तो रशिया वाले जो रीजन है उस तरफ में क्या कहते हैं? बुरान कहते हैं। कनाडा में नहीं कहते। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो जो बुरान है वो कहाँ पर कहते हैं? वो आपका जो है कनाडा वाले रीजन की तरफ कहते हैं, और भारत में तो साइक्लोन ही कहते हैं। तो ये बुरान हो गया। अगर रशिया वाले, बुरान रशिया वाले रीजन में हो गया। हरिकेन कैरिबियन आइलैंड्स में हो गया। टोर्नेडो साउथ ईस्टर्न यूएसए में हो गया। टाइफून आपका फिलीपींस में हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो आप देखोगे, इन विच कंट्री इज द एक्टिव वोल्केनो माउंट मेरापी। माउंट मेरापी कहां पर है भैया? इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी आपका न्यूज में था काफी दिन पहले, लगभग पिछले साल काफी न्यूज में था। तो माउंट मेरापी कहां पर है? इंडोनेशिया में, पूछा जा सकता है। तो माउंट मेरापी कहां पर है भैया? इंडोनेशिया में है। जापान के ये आइलैंड बताए थे ना, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। और अगर एरिया वाइज बढ़ते हुए क्रम में बताए थे तो शिकोकू, क्यूशु, होक्काइडो, होन्शु। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इरावेडी रिवर। इरावेडी रिवर के किनारे पड़ने वाला सबसे फेमस सा शहर कौन सा है? इरावेडी रिवर के किनारे पड़ने वाला सबसे फेमस सा शहर कौन सा है? यंगून। कौन सा है भैया? यंगून। आप मुझे ये बताना, आपके लिए कौन सा दिया जाए? आपके लिए सिंपल सा देते हैं वही। लंदन कौन सी नदी के किनारे है? आपको कौन कौन से शहर, चलो तीन चार शहर लिख देता हूँ मैं। एक तो लंदन बताना है आपको, पेरिस बताना है आपको, बगदाद बताना है आपको, न्यूयॉर्क बताना है आपको, न्यूयॉर्क बताना है आपको। न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, बगदाद हो गया, पेरिस हो गया, आपका जो है रोम हो गया, इटली का। रोम बताना है आपको, दिल्ली बताना है आपको, काबुल बताना है आपको। ठीक है ना? बस इतने बता देना आप। थोड़े से ही हैं, ज्यादा नहीं है। रशिया की कैपिटल मॉस्को। रशिया की कैपिटल मॉस्को, ये भी बताना है आपको, ठीक है ना? तो मॉस्को, लंदन, पेरिस, बगदाद, न्यूयॉर्क, रोम। रोम इटली में पड़ता है। रोम हो गया, दिल्ली हो गया और काबुल हो गया। ये सारे आपको बताने हैं कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पड़ता है। बहुत बढ़िया, आ जाओ जरा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 22। डंकन पैसेज किसके बीच में पड़ता है? मेरे भाई डंकन पैसेज सीडीएस 2012। डंकन पैसेज पड़ता है साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में। साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है डंकन पैसेज। सिंपल सा था, आपने बता दिया। ठीक है, सिंपल सा था, आपने बता दिया। बहुत बढ़िया। अगला देखो, इस लिस्ट को मैच करना है भैया, इस लिस्ट को मैच करना है, बताओ जरा। एक तरफ लोकेशन है, एक तरफ इंडस्ट्रीज है। मुरादाबाद किस लिए फेमस है? मथुरा किस लिए फेमस है? सलेम किस लिए फेमस है? और कोयम्बटूर किस लिए फेमस है? और इसके ऑप्शंस कहाँ हैं? इसके ऑप्शंस ये रहे। ठीक है भाई, देखो, मुरादाबाद किस लिए फेमस है भाई? कॉपर और ब्रास के लिए फेमस है मुरादाबाद। तो आंसर क्या गया? कॉपर एंड ब्रास के लिए आपका जो फेमस है ये मुरादाबाद। तो ए में क्या जाएगा? 4। यहाँ लिख लेते हैं हम। ए में क्या गया हमारे अकॉर्डिंग? ए में गया 4। बी, सी और डी। ए में 4 गया। मथुरा किस लिए फेमस है भाई? मथुरा जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? ऑयल रिफाइनरी के लिए। मथुरा जो फेमस है वो ऑयल रिफाइनरी है ना। ऑयल रिफाइनरी है मथुरा में, बहुत ही फेमस। तो बी में क्या गया? 3 गया। बी में 3 गया।
सलीम और कोयम्बटूर। अब देखो सलीम जो फेमस है वो किसके लिए है, वो आयरन, आयरन एंड स्टील के लिए है, तो इसका मतलब सी में क्या गया, 2 गया। और कोयम्बटूर किस लिए फेमस है, कोयम्बटूर मेरे भाई कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस है, इसका मतलब डी में 1 गया। तो 4321 हमारा आंसर जा रहा है। देखना जरा 4321 है क्या कहीं, 4321 ये रहा, ऑप्शन नंबर ए ही तो है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या कह रहा है, 4321 है। और जब ऑप्शन नंबर ए ही 4321 है तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला वाला, अगला है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज जोजिला पास लोकेटेड। जोजिला पास कहां पर है भैया, जोजिला पास कहां पर है, लद्दाख में, फटाफट से कर लो। एक प्रश्न और है आपका आखिरी, तो जोजिला पास कहां पर है, ये आपको लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, कार्डिमोम हिल्स कहां पर पड़ती हैं, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, है ना। कार्डिमोम हिल्स कहां पर पड़ती हैं, कार्डिमोम हिल्स केरल और तमिलनाडु जो है उसके बॉर्डर पर पड़ती है। अच्छा जोजिला पास कहां पर पड़ता है, कौन से वाले हाईवे पे पड़ता है, कई बार ये भी पूछ लेता है। श्रीनगर लेह हाईवे, श्रीनगर से लेह जो हाईवे है उसकी कनेक्टिविटी, उसकी कनेक्टिविटी, श्रीनगर लेह हाईवे की कनेक्टिविटी, ये हो गया। इसके अलावा हो गया कार्डिमोम हिल्स, कार्डिमोम हिल्स का मतलब इलायची की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर देखने को मिलती हैं। ये बॉर्डर केरल और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है यहाँ पर देखने को ये मिल जाती हैं, कार्डिमोम हिल्स इनको कहा जाता है। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, लेकिन काफी पुराना क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया था यूपीपीसीएस। ठीक है ना, तो ये आपके 25 क्वेश्चंस हो गए यहाँ तक। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है समझ आए होंगे। अब मैंने जैसा कि कहा कि 2-2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, अब जो दूसरी क्लास का जो थर्ड क्लास होगी, मैंने 4-4 क्लासेस की बात करी ना पहले आपको मिसलेनियस से पहले, तो अब हमारी जो थर्ड क्लास होगी उसमें आपको मतलब अगली जो 2-2 क्लासेस होंगी उसमें लेवल आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो अगली क्लास के लिए तैयार हो जाइए, इन सभी का रिवीजन कर लीजिए और अगली क्लास के लिए एकदम तैयार हो जाइए जोश के साथ में, क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस को डील आउट करने वाले हैं। क्लियर है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें और लर्निंग हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।